नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेके है। 2021 की एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अपनी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स वॉरियर सिस्टम को पहली बार डिस्प्ले किया गया था, जिसमें एक नहीं बल्कि कई ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को एक साथ टीम अप किया गया था, जो कि वैसे भी इंडिविजुअली ऑपरेट किए जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के लिए या फिर स्वाम में भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर कई सब सिस्टम मौजूद है और इसको एचएएल और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि एचएएल की तरफ से और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी सबसे पहले कैट्स वॉरियर सिस्टम यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की सबसे पहली सिस्टम के तौर पर अल्फा एस सिस्टम को डेवलप किया जाने वाला है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन की लॉइटरिंग मुनिशन होने वाला है और 2024 में इसकी डेवलपमेंटल टेस्ट को शुरू करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी अल्फा एस सिस्टम की विंग टनल टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही इसको किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए हमको एक स्पेसिफिक टाइप की पॉड की भी ज़रूरत पड़ने वाली, जिसकी मदद से इनको हम हमारे एयरक्राफ्ट की पायलट में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अभी इन दोनों सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे काफ़ी पहले इसकी ग्राउंड बेस्ड ट्रायल्स को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने से पहले इनको हमारे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जाएगा। इसके लिए अभी एचएएल की तरफ से अल्फा एस सिस्टम की कुछ डेवलपमेंटल प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया गया, जिसकी टेस्टिंग को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इसको ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिस वजह से इसे हम एयरक्राफ्ट के अलावा ग्राउंड बेस्ड व्हीकल जैसे कि टैंक्स हो या फिर हमारे आर्मर्ड व्हीकल से भी फायर कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉन्चर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेकर, और अभी हम लोग मल्टी कॉप्टर कैटेगरी की ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस तरह के ड्रोन्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है और इस वजह से कई स्टार्टअप कंपनी ऐसे ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जब भी हम डिफेंस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं तो इनका रफ एंड टफ होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस वजह से आजकल के नए स्टार्टअप कंपनी अलग अलग डिज़ाइन और पेलोड कैपेसिटी के मल्टीकॉप्टर्स को तो आसानी से डेवलप कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल एग्रीकल्चर वर्क के लिए सही रहता है। लेकिन जब हम आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से भी एक नई मल्टीकॉप्टर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसको खास करके हाई अल्टीट्यूड में और कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब नॉर्मल अल्टीट्यूड में और नॉर्मल टेम्परेचर में तो कोई भी ड्रोन आसानी से अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन खास करके जब हम हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं और टेम्परेचर माइनस में जाता है तब इनकी परफॉर्मेंस गिरने लगता है। खास करके बैटरी अपनी पावर को काफ़ी जल्दी लूज करने लगता है और इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से भी एक खास तरह की बैटरी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि लो टेम्परेचर में भी अपनी पावर डेंसिटी को लूज नहीं करेगा और जिस ड्रोन को अभी डेवलप किया जा रही है ऑटोनोमस मोड में भी आसानी से ऑपरेट कर पाएगा, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपने आप ही जा पाएगा। ये भी अपने साथ लगभग 5 केजी तक की पेलोड को कैरी कर पाएगा, जिसमें हम चाहे तो सर्वेलेंस के लिए पेलोड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो वहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अभी करीब 14,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट किया जा सकेगा और इसमें 30 मिनट की बैटरी बैकअप के साथ लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मैक्सिमम स्पीड को भी अचीव किया जा सकेगा। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भी कुछ ऐसे ही कैटेगरी की हैवी मल्टीकॉप्टर्स को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 30 केजी के आसपास होने वाला है। अगला अपडेट क्यूआरसाम की तरफ से। आप सभी ने देखा होगा पिछले साल सितंबर के महीने में डीआरडीओ की तरफ से लगातार क्यूआरसाम के करीब 6 टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और टेस्टिंग के बाद ये बात बताया गया था कि क्यूआरसाम को भी सर्विस में शामिल किया जा सकता है और सभी ट्रायल्स को अभी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अभी क्यूआरसाम की डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके मुताबिक अभी इस मिसाइल को प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा चुका है और अगर इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो ऑर्डर मिलने के बाद करीब 6 महीने के अंदर इनकी प्रोडक्शन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। इन सिस्टम को खास करके आर्मी के लिए डिज़ाइन किया गया था और जैसे कि इनका नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है तो इनको क्विक रिएक्शन मोड में डिप्लॉय किया जा सकेगा। वैसे इसी रेंज के अंदर हमारे पास और भी कई तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसको खास करके आर्मी की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के लिए डेवलप किया गया था, जिनको ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट से या लो फ्लाइंग ड्रोन या हेलीकॉप्टर से बचाने का काम करने वाला है और इसके नाम के मुताबिक इसको बहुत ही जल्दी फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जो कि मूविंग कंडीशन में भी तैयार किया जा सकता है।
अब जब एक तरफ डीआरडीओ की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि सितंबर में जब इसकी टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया था तो इसकी सभी टेस्ट बिल्कुल सफल रहे थे और अभी इसको प्रोडक्शन के लिए भी क्लियर किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद कुछ मीडिया की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जब सितंबर में इसके टेस्ट को कंडक्ट किया गया था तो QRSAM की परफॉर्मेंस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुआ था, यानी कि संतुष्टिजनक नहीं हुआ था और ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को सही तरीके से डिटेक्ट और एंगेज नहीं कर पाया था और शायद इस वजह से अभी तक इसकी प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस नहीं दिया गया या फिर आर्मी की तरफ से कोई ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया। लेकिन ये रिपोर्ट कितना सच है भी बताना संभव नहीं होगा क्योंकि इसे डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था, तो ये एक फेक रिपोर्ट भी हो सकता है जिसे बस QRSAM की इंडक्शन को डिले करने के लिए या फिर इसको बदनाम करने के लिए वहां पे पोस्ट किया गया था। अगला अपडेट नोतम वार्निंग यानी कि नोटिस टू एयरमैन वार्निंग को लेके है। आमतौर पर ऐसे वार्निंग को तब इशू किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए प्लानिंग किया जाता है और सेफ्टी के लिए पहले से ही जिस एरिया के ऊपर टेस्टिंग करना होता है वहाँ पर एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत की तरफ से लगभग 12 से 11 महीने के अंदर कुछ टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और अभी 2023 की शुरुआत में ही भारत की तरफ से लगातार 3 नोतम वार्निंग को इशू किया जा चुका है। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर के यूजर डिटरसफा की तरफ से पोस्ट किया गया था जिसमें पहली वार्निंग को 4 से लेकर 6 जनवरी के बीच इशू किया गया था और इसमें करीब 475 किलोमीटर की राह पे इसको इशू किया गया था। इसके बाद 10 से 11 जनवरी के बीच भी एक नोतम वार्निंग इशू किया गया था जहां पर इस वार्निंग को करीब 365 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया था और फिर एक बार फिर से एक और वार्निंग को आज इशू किया जा रहा है जिसको 12 से 14 जनवरी के बीच बे ऑफ बंगाल के ऊपर इशू किया जा रहा है और इस वार्निंग को इस बार करीब 650 किलोमीटर के ऊपर इशू किया जा रहा है। अभी तक ये क्लियरली बताना तो संभव नहीं है कि इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली, लेकिन अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक शायद यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से अपनी नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल टेस्ट करने के बाद एक प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया था कि किस मिसाइल की टेस्टिंग किया गया, तब तक ये क्लियरली बताना संभव नहीं होगा कि एक्चुअली कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेके। आप सभी को कल मैंने बताया था कि फ्रांस की मीडिया की तरफ से अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर में रफाल F-18 सुपर हॉर्नेट को पीछे छोड़ के आगे निकल चुका है और जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के गस्त पर इसी साल मार्च के महीने में आने वाले हैं तभी भारत और फ्रांस के बीच इस डील को ऑफिशियल लेवल में साइन किया जा सकता है। इसके बाद अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि दरअसल इस डील में भारत की तरफ से रफाल M को इस वजह से सिलेक्ट किया गया था क्योंकि फ्रांस की तरफ से जिन रफाल को भारत को ऑफर किया जा रहा है ये रफाल की F4 वेरिएंट होने वाले जो कि पहले F3R स्टैंडर्ड के होने वाले थे, लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से अपनी F4 स्टैंडर्ड की रफाल्स को भारत को ऑफर किया गया था जिसमें एक नई इंप्रूव्ड AESA रडार, एक बेहतर अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि वर्तमान की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एक मॉडर्न वर्जन होने वाला है, साथ ही एक नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। इसके अलावा F4 वेरिएंट में अभी बेहतर डाटा ट्रांसफर सिस्टम के साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी भारत को ऑफर किया जा रहा है जो कि पहले के रफाल में मौजूद नहीं थे। फ्रांस अभी खुद अपनी एग्जिस्टिंग F3R स्टैंडर्ड के रफाल को F4 वेरिएंट में अपग्रेड करना शुरू कर चुका है और अभी भारत को सीधे तौर पर इनको ऑफर करने की बात की गई थी जिसको पहले के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस पर भी भारत को ऑफर करने की बात की गई थी। साथ ही एडिशनल ट्विन सीटर रफाल को भी भारत को फ्री में ऑफर करने की बात की गई थी जो कि सेकेंड हैंड रफाल होने वाले थे जिनको भारत ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि रफाल M की ऑफिशियली कोई ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद नहीं जिसको हम कैरियर से ऑपरेट कर पाएंगे, तो इस वजह से रफाल M यहाँ पे F-18 के मुकाबले टेंडर में थोड़ा पीछे पड़ रहा था क्योंकि F-18 के पास बहुत फाइटर वेरिएंट और ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है जिनको कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता था। तो यहाँ पर इसकी भरपाई करने के लिए फ्रांस की तरफ से यहाँ पर एडिशनल 3 रफाल को भारत को ऐसे ऑफर करने का प्लान किया गया था जिसको भारत ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर पाएगा और साथ ही इंडियन नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी रफाल के F4 वेरिएंट में कस्टमाइजेशन का ऑफर भी भारत को दिया जा रहा है जो कि शायद इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।